या गुल खां के डेरे का मंजर था, जहां रात के इस पहर भी दिन का समा था। तेज़ बेहंगम आवाज़ में म्यूज़िक चल रहा था। अदबरहना लिबास में मौजूद हसीनाएं अपने हुस्न के जलवे बिखेर रही थीं। वासिफ गुल एक इंतहाई शौकीन मिजाज इंसान था। वो यूं ही अपनी रातें रंगीन बनाता था। एक तरफ बड़ी सी बार थी, जहां बेशबहा शराब की बोतलें वाफिर मिकदार में मौजूद थीं, जिनमें देसी और इम्पोर्टेड दोनों अकसाम की शराब मौजूद थी। बार के नज़दीक मेज़ और चंद कुर्सियां इसके इर्द गिर्द रखी हुई थीं। कुर्सियों पे 2 हटे कटे आदमी बैठे ताश खेलने का काम सर अंजाम दे रहे थे। डेरे में मौजूद वासिफ गुल हाथ में मेका जाम लिए, लबों से लगाए मदहोश कुन निगाहों से इन रक्स करती हसीनाओं को देख रहा था। सरदार, ले आए हैं इसे जिसको आपने उठाकर लाने का कहा था। अब वक्त आ गया है सुबह का, उससे अपना बदला चुकाने का, वासिफ गुल के ख़ास आदमी ने आकर बताया। बड़ी ज़बान चल रही थी ना, सुबह इसकी। अपने सरदार के लिए अब बताऊंगा ज़बान चलाने का अंजाम, वो तमसखुराना अंदाज में बोला। जी सरदार बड़ा उछल रहा था। उसने जलती पे तेल का काम किया। ओवे, बंद करो या सब। वासिफ गुल की ऊंची आवाज़ सुनकर माहौल में यकदम खामोशी छा गई। म्यूज़िक भी बंद हो गया। इसके आदमियों ने वारिस को लाकर वासिफ गुल के कदमों में फेंका। वो इन आदमियों से मार खा कर निढाल हो चुका था। वो अकेला था, इतने आदमियों का मुकाबला नहीं कर सका। वो बेदम होकर फर्श पर गिर पड़ा था। वहाँ मौजूद सब की नज़रें इस वारिस के वजूद पर टिकी हुई थीं। न जाने वासिफ गुल इसे क्या सज़ा देने वाला था। वासिफ ने वारिस के सीने पर ज़ोरदार लात मारी। वो तड़प कर रह गया। वासिफ गुल आंखों में एक अजीब सी चमक लिए मकरवा कहकहा लगाकर हंस दिया, जबकि वारिस दर्द की शिद्दत से अपने सीने पर हाथ रखे दर्द से कराह रहा था। वहाँ मौजूद सब लोग एक दूसरे को देखते खबाशत से मुस्कुरा दिए। तू हमारी ज़मीनों का पानी बंद करवाएगा, इस सरदार यारम का साथ देगा, इसकी वजह से मुझसे ज़बान लड़ाएगा। वासिफ गुल की आंखों की चमक में इजाफा हुआ। वो गर्दन पीछे को गिराए मकरवा कहकहा लगा कर हंस पड़ा, जबकि अपनी मौत को सामने देखकर वारिस का चेहरा लठे की मानिंद सफ़ेद हो रहा था। आज तेरी बारी और कल तेरे सरदार की। वो तंद निगाहों से इसे घूरते हुए चिंघाड़ा और वारिस के सर के बाल मुट्ठी में जकड़ते झटके से छोड़कर गन निकाली। वासिफ गुल के हाथ में मौजूद गन देखकर वारिस की आंखें हैरत से फटने वाली हो गईं। वो जब हवेली से निकला तो जीप पे आने की बजाय अस्तबल से अपना घोड़ा निकाल कर इस पे आने को तरजीह दी, क्योंकि रात के इस पहर जीप की हेडलाइट्स इसके आने से पहले ही इसकी आमद की इत्तला दुश्मनी अनासिर तक पहुंचा देते। वो घोड़ा थोड़ा दूर खड़ा किए अंदर आया। सरदार यारम बलूह की डिक्शनरी में बेगुनाहों को सज़ा देने वालों का अंजाम बहुत बुरा है, इसकी गंभीर आवाज़ गूंजी। वासिफ गुल के तनफ़्फ़ुर ज़दा नज़रों से इसे देखा। तभी वहाँ ठा की आवाज़ गूंजी और वासिफ की गन से गोली चली। वासिफ गुल ने जो गोली सरदार यारम के सीने पे चलाई थी, वो गोली वारिस ने आगे बढ़कर अपने सीने पे ले ली। वारिस! सरदार यारम ने लहरा कर गिरते हुए वारिस को आगे बढ़कर इसे दोनों हाथों से थाम लिया। सरदार, इसे मत छोड़ना, इसने और इसके बाप ने मिलकर आपके खिलाफ बहुत बड़ी साजिश रची थी। वो लड़खड़ाती हुई आवाज़ में बेमुश्किल बोला। बताओ मुझे वारिस, तुम्हें क्या पता चला है इनके बारे में? वो वासिफ गुल की तरफ खूंखार नज़रों से देखते हुए वारिस का गाल थपथपा कर बोला, बांध दो इस सरदार को भी। वासिफ गुल ने बारोब आवाज़ में अपने आदमियों को हुक्म जारी किया। यारम बलूच खून आशाम निगाहों से घूरते हुए वारिस को छोड़कर इसकी तरफ बढ़ा और एक जानदार पंच इसके मुना पे मारा। पहले ही वार में वासिफ गुल के नाक और मुना से खून का फवारा उबल पड़ा। अब की बार उसने हाथ की बजाय लात से काम लेते हुए एक ज़ोरदार किक इसके सीने पे ऐसी मारी कि गन वासिफ के हाथ से चुहट कर नीचे गिरी। वारिस जो ज़मीन पे दर्द से बिलबिला रहा था, उसने रेंगते हुए गन पकड़ी। रकासाएँ तो डर के मारे बोतल के जिन की तरह मंटों में गायब हो गईं। वासिफ ने सीने पे हाथ रखे इसे मसलते हुए फुर्ती से आगे बढ़कर बार से एक शराब की बोतल उठाकर इसे दीवार से मारा। वो चहनाकने की आवाज़ से टूट गई। अब वो आधी टूटी हुई कांच की बोतल से यारम बलूह की जान लेने के दर पे था। इससे पहले कि वह इस बोतल से यारम बलूह पे वार करता, जिंदगी के आखिरी सांस लेता हुआ वारिस जाते जाते अपने सरदार के लिए कुछ कर जाना चाहता था। उसने गन से वासिफ गुल की तरफ निशाना बनाया।
तभी ठाह की आवाज़ से गोली चली और सीधा वासिफ गुल की कनपटी को चीरते हुए निकल गई। पल भर में वहाँ सन्नाटा छा गया। वासिफ गुल के डरपोक आदमी दुम दबाकर भागे। यारम बलूह सूरत से वारिस के पास आया, मगर तब तक इसकी रूह कफसी उनसुरी पे परवाज कर चुकी थी। उसने वारिस की खुली आंखों पे हाथ रखकर इसे बंद कर दिया। इस वफादार दोस्त की मौत से यारम बलूह को गहरा दुख पहुंचा था। इससे पहले कि वासिफ गुल के आदमी सरदार गुल खां को इसके बेटे की मौत की खबर दें, मुझे वहां पहुंचना होगा। वो खुद कलामी करते हुए तेज़ रफ्तार कदमों से वहां से निकला। यह सरदार गुल खां तो मेरी सोच से भी ज़्यादा खतरनाक निकला। तुम्हें ज़रूरत ही क्या थी वारिस को अकेला छोड़ने की? यह सब तुम्हारी अक्लमंदी का नतीजा है जो आज वारिस हम में नहीं। सरदार यारम बलूह भड़क उठा अपने आदमी पे। सरदार, इसने मुंशी को सरदार गुल से फ़ोन पे कुछ बात करते सुना था। हमने पूछा भी था वारिस से, मगर उसने हमें कुछ नहीं बताया था। वो कह रहा था कि आपको ही बताएगा। वापसी पे वो अकेला था। वासिफ गुल के आदमी इसे अकेला देखकर इसे ले गए। हमें जैसे ही इसके बारे में इत्तला मिली, हमने आपको फ़ोन पे बता दिया। उसने तफसील से बताया। मैं कैसे ढूंढूं इसे? कहाँ मिलेगा सरदार गुल खां? वो आलमी इत्तराब में मुब्तला था। अपनी बैरड़ को सहलाते हुए बोला, सरदार, वो अपनी हवेली या मर्दान खाना में ही होगा। और उसने कहाँ जाना है? ठीक है, मुझे रास्ता बताओ वहाँ का। इन्होंने सरदार गुल खां की हवेली का रास्ता इसे बताया तो वो एक ही जस्त में छलांग लगा कर अपने बाहर खड़े घोड़े पे सवार हुआ। लेकिन सरदार, वो बहुत ख़तरनाक है। मुश्किल है हमारे काबू में आए, और अगर हम इसे पकड़ भी लें तो वो हमारा नुकसान भी कर सकता है। इन्होंने इसे मशूरा दिया। यारम बलूह ने हाथ लगाकर चेक किया। इसकी शर्ट के अंदर गन होल्डर में गोलियों से लॉडेड गन मौजूद थी। वो घोड़े की लगाम थामे अपनी मंजिल की तरफ बढ़ गया। मालिक, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत थी। कितने दिनों से यहाँ के चक्कर लगा रहा हूँ, आज तो कुछ बंदोबस्त कर दीजिए। मुंशी साहब ने शर्मिंदगी से सर खुजाते हुए कहा। मुंशी तो बड़ा कमीना निकला। कितने पैसे तेरे इस पेट में भर चुका हूँ, मगर तेरा पेट अंधे कुनुएं की तरह अब भी खाली है। सरदार गुल खां ने नखवत ज़दा आवाज़ में कहा। मालिक, हर बार आपका काम करता हूँ तभी तो मांगता हूँ। याद करें, आज से बरसों पहले जब सरदार फलक बलूच के घर आपने अनाया का रिश्ता भेजा था, तब मैं ही था जिसने आपको बताया था कि अनाया इस कमीने दिलावर बलूच के साथ भाग गई है। इससे पहले कि फलक बलूच इसे दिलावर को मुआफ़ कर देता और इन दोनों कबीलों में दोस्ती होती, हम दोनों ने मिलकर एक मंसूबा बनाया और जानबूझकर फलक बलूच और दिलावर का आमना सामना करवाया। हाँ, याद है सब। मैंने ही अनाया को इसकी बेवफाई के लिए मौत की सज़ा दी। वो दिलावर का बहनोई भी मेरे हाथों मरा और इल्ज़ाम इस फलक बलूच पे लगा। इस दिन भी मैंने ही सरदार फलक बलूह की जान ली। अपने इन हाथों से सच सीने में ठंड पड़ गई इसकी जान लेकर। सरदार गुल खां का कहकहा बुलंद हुआ। यारम बलूच जो वहाँ पहुँच चुका था, मर्दान खाना के बाहर खड़ा था। उसने हरफ पे हरफ सब सुना तो इसके माथे की रगें फूलने लगें। इसके सब्र का पैमाना लबरेज हुआ, मगर वो अपनी मुट्ठी को ज़ोर से भींच कर रह गया और खुद पे काबू किया। उसने अपने मास्टरमाइंड का इस्तेमाल करते हुए इन दोनों की बातों की अपने मोबाइल में रिकॉर्डिंग कर ली थी। तभी सरदार गुल खां के मोबाइल पे कॉल आने लगी तो उसने कॉल उठाकर मोबाइल कान से लगाया। आगे से इसे जो रूह फरसा खबर सुनने को मिली, इसके खून में उबाल सा उठा। क्या या कैसे हो सकता है? वो बेयकीनी से बोलता हुआ सूफे से उठा। पास खड़े मुंशी साहिब ने बेचैनी से इसकी तरफ देखकर हाथ से इशारा किया कि क्या हुआ है, और मेरे लख्ते जिगर वासिफ गुल को कत्ल कर दिया उसने। वो गमज़दा लहजे में चीखा। क्या? कत्ल कर दिया? मगर किसने? किसने मारा मेरे वासिफ को? इनकी करब ज़दा आवाज़ मर्दान खाना में गूंजी और इनके दर व दीवार हिला गई। इनकी चीख सुनने के बाद वो धाड़े मारकर रोने लगा। इसका एक ही बेटा था और वो भी आज इसके पास नहीं रहा था। इसके सर पे तो गमों के पहाड़ टूट पड़े थे। वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। सब मुलाजिम खड़े इसका रोना पैटना देख रहे थे और सरदार गुल खां के बेटे को मारने वाले की जुर्अत पर वर्तह हैरत में डूबते जा रहे थे। कुछ देर वाविले के बाद इसे इर्द गिर्द का एहसास हुआ। दूसरों की जान लेने से पहले उसने एक लम्हा भी नहीं सोचा था, और जब खूद पे पड़ी तो चीखें निकल गईं।
मुंशी ने दिल में सोचा, मगर गुलखां के सामने ज़बान खोलने की जुर्रत नहीं थी इसमें। मैं खून की नदियाँ बहा दूंगा। कौन है वो दरिंदा, कौन है वो जालिम जिसने एक बाप पे या जुल्म किया, जिसने एक बाप का सीना छलनी कर दिया? कौन है वो? सरदार गुल खां ने हाथ में मौजूद गन से आसमान की तरफ रुख किए अंधाधुंध फायर निकाले। गोलियों की तर तर आहट से सब सहम कर दीवारों से लग गए। गोलियों से निकलने वाले धुएं ने माहौल में अजब सी बदबू पैदा कर दी थी। मैं, सरदार यारम बलूह ने किया है तुम्हारे बेटे का खून। यारम बलूह अकब से निकलकर वो जो तुमने मेरी फूफो अनाया की जान ली, और कई बेगुनाहों की अभी इनकी मौत का बदला तो चुकाना पड़ेगा ना। सरदार यारम इस्तेज़ाया अंदाज से हंसकर बोला। सरदार गुल खां के तो तन बदन में आग लग गई। इससे पहले कि मुंशी नज़र बचाकर भागता, साले हराम खूर तेरी तो। सरदार गुल खां ने दब्बे पांव भागते हुए मुंशी की पुष्ट पे फायर खोल दिया। इस वक्त वो अपने बेटे की मौत से पागल हो चुका था। तुम लोग किया मुना उठाकर मुझे देख रहे हो, कहीं तुम लोग भी इस मुंशी की तरह भागने का इरादा तो नहीं कर रहे? याद रखना, अभी भी मुझ में इतनी ताकत है कि तुम लोगों को इस हराम खूर की तरह उड़ा डालूं। उठाओ इस नमक हराम मुंशी की लाश को और फेंकवा दो किसी गंदे नाले में। वो रऊनत आमेज अंदाज में बोला। यारम बलोह ने इसके जारिहाना अंदाज देखे तो इसके तन बदन में इश्तियाल की शदीद लहर दौड़ गई। इसे अपने जब्त की तनाबें टूटती हुई महसूस हुई। इससे पहले कि यारम बलूच सरदार गुल खां की तरफ बढ़ता, इसके एक इशारे पे वहाँ मौजूद इसके आदमियों ने यारम बलूच पे अपनी अपनी बंदूकें तान लीं और इसे अपने घेरे में ले लिया। मरने से पहले कान खोलकर सुन यारम, मैंने ही तेरे बाप को मारा और मैं ही तुझे भी कत्ल करूँगा। और सुन, मैं यूं ही कत्ल करता रहूँगा और कबीलों में फूट डालता रहूँगा और अकेला सरदार बनकर शान से जीता भी रहूँगा। मरेंगे तुझ जैसे बेवकूफ़। सरदार गुल खां तहकीर आमेज़ अंदाज में बोला। यारम बलूच ने दोनों हाथों से सारे आदमियों को पीछे धक्का दिया और फुर्ती से एक टांग रसीद करते हुए सरदार गुल खां के हाथ में मौजूद बंदूक नीचे गिरा दी और गन होल्डर से गन निकालते हुए सब आदमियों पे फायर खोल दिया। देखते ही देखते वो मर्दान खाना जंग का मैदान बन गया था। हर तरफ तड़पती हुई लाशों के ढेर थे। जो इसके रास्ते में आ रहा था वो सबको अंधाधुंध फायर किए मिटाया जा रहा था। यारम बलूच ने सरदार गुल खां की दोनों टांगों में 2 फायर किए, जिससे वो लड़खड़ा कर नीचे गिरा। सरदार गुल खां, मैं तुझे इतनी आसान मौत नहीं दूंगा। तेरी मौत सारी दुनिया देखेगी। तेरा असल चेहरा मैं सबको दिखाऊंगा। यारम बलूह ने गन इसकी कंपटी पे रखते हुए कहा। मुझे छोड़ दो। वो दर्द से बिलबिलाते हुए इसके सामने हाथ जोड़ने लगा, पल बहर में सारी रौनत हुआ हुई मौत के डर से। इस सारी कार्रवाई में रात से दिन चढ़ चुका था। हवेली में आज रौनकें उरूज पे थीं। हर जानिब खुशियों और कलकारियों का समा था। इस कई कनाल पे मबनी महल नुमा सिंगी मर से बनी हवेली को खूबसूरती से सजाया गया था। हर तरफ गुब्बारे और रिबन्स लगे खूबसूरत मंजर पेश कर रहे थे। सुबह आतिश बलूह ने अपनी मंदी मंदी आंखें खोलीं तो सामने दीवार गिर कलाक पर नज़र गई जो सुबह के चाह बजा रही थी। उसने सुरयत से उठना चाहा। मान सस्सी का हाथ अपने सीने के ऊपर महसूस करते जहन बीदार होते ही ठठक कर अपने पहलू में देखा, जहां इसकी मलिकह दिल इसके हिसार में पुरसकून नींद सो रही थी। उसने एक निगाह मुख्तसर इसके मन मोहने चेहरे पे डाली। फिर उसने गहरा सांस फजा के सुपुर्द करते इसके कान के करीब चेहरा किए सरगोशी नुमा आवाज़ में धीमे से कहा, मलिकह दिल। उसने इसका गाल थपथपाते प्यार से पुकारा, पर दूसरी जानिब से जवाब नदारद। वो इसे थोड़ी देर और सोने दे कर खुद इसका सर आहिस्तगी से तकिए पे रख कर कबर्ड की तरफ बढ़ा। इसमें से बिलियो जीन्स और डार्क बिलियो शर्ट निकाल कर वो वाशरूम की तरफ बढ़ गया। तकरीबन 10-15 मिनट बाद वो फ्रेश होकर बाहर आया और नज़र बेड पर डाली तो वो हनूज़ वैसे ही तकिए पे सर रखे बेसुध सोई हुई थी जैसे वो इसे कुछ देर पहले छोड़ कर गया था। ड्रेसर के सामने खड़ा होते अपने बालों को जेल की मदद से सेट करने लगा।
बालों को ब्रश की मदद से सेट करते। खुद पे बेदरीग परफ्यूम का इस्तेमाल करने के बाद उसने बेड की जानिब कदम बढ़ाए जहाँ इसकी मलिका इसके दिल के तारों को छीड़ रही थी। उठिए मलिका दिल, अभी तो मासा का सामना करना है आपको। उसने सस्सी के चेहरे पर बिखरी लटों को कान के पीछे अड़सते इसके गुलाबी होते गाल पे लब रखे। वो इसकी मूंछों की चुभन से कसमसाई। कैसे उठूं? अभी तो आपका सामना ही नहीं किया जा रहा। वो बंद आंखों से बोली। क्यों ऐसा किया हुआ? वो मुबहम सा मुस्करा या मगर सादा अंदाज में बोला। मुझे नहीं पता। वो शर्म से दोहरी होते हुए दोनों हाथ रखे चेहरा छुपा गई। आतिश ने इसका हाथ चेहरे से हटाते इसकी हथेली पे होले से अपने लब रखे। सस्सी अपनी जगह से उठी और उसने आतिश के शाने पर सर रख दिया तो उसने सस्सी के गिर्द एक मजबूत हिसार बांधते अपना चेहरा इसकी गर्दन में छुपा कर छोटी सी जसारत कर डाली। सस्सी का चेहरा सुरात से सुर्ख रंग में ढलने लगा। वो इसके कौसे कुज़ह के रंगों में डूबे चेहरे को वालिहाना निगाहों से देखते हुए इसके चेहरे पे झोंका तो सस्सी सुरात से पीछे हुई और दर्जीदा निगाहों से इसे देखा। वो इसे दोबारा रात वाली हालत में आता देख सटपटा कर परेशानी से लब दांतों तले दबा गई। मैं जाकर आती हूँ, उसने कुछ झिझकते हुए कहा और तेज़ी से उठकर वो भागने के अंदाज में वाशरूम में बंद हो गई थी। इसकी शर्मीली मुस्कान और जल्दबाजी पर वो कहकहा लगा उठा। हादिया, बेटा तैयार हुए कि नहीं सब? जरिश बलूह ने लाउंज में खड़े हुए चेहरा ऊपर की तरफ किए इसे आवाज़ लगाकर पूछा। आई मासा, इन दोनों को तैयार कर दिया है, बस मैं चेंज कर लूँ। वैसे मासा कहाँ जाना है? टेरेस में से ही इनसे पूछा। हादिया, या हमारी ख़ानदानी रस्म है, चिल्ले के बाद बच्चों और बहू दोनों शाहजी के मज़ार पे जाते हैं और वहाँ अपने हाथों से सदका खैरात करते हैं, दिया जलाते हैं। और हाँ, हाथ तैयार हुआ कि नहीं? इन्होंने दूसरा सवाल पूछा। मैं तो आपके पास हूँ मासा। हाथ जो तैयार होकर कुछ देर पहले ही नीचे उतरा था इनके शाने पे हाथ रखकर बोला तो जरिश बलूह ने पलट कर इसे देखा। मासा, वैसे मेरा वहाँ किया काम? हादिया और बच्चियों का हाथ लगवाकर तो सदका खैरात करवानी है। मैं बहला क्या करूँगा वहाँ? उसने सवालिया नज़रों से इन्हें देखते हुए पूछा। लो भला, तुम इनसे अलग थोड़ी हो, या तुम्हारे हैं सब? इन्होंने प्यार भरी चपत इसके शाने पे रसीद करते हुए कहा। जो हुक्म है आपका मासा, उसने धीमे लहजे में कहा, साथ ही जरिश बलूच के गले में बाने हमायल कर दें। आई लव यू मासा। इसे टूटकर प्यार आया इन पे। तभी आतिश बलूच के साथ साथ सस्सी को सीढ़ियों से एक साथ नीचे उतरते हुए देखकर वो ठटका। हैरत ज़दा तो हादिया भी हुई। मैंने कहा था कि तुम इसे लेकर यहाँ से चले जाओ, फिर गए क्यों नहीं अभी तक? वो तीखे लहजे में बोले। मासा प्लीज़ नाराज़ मत हुइए ना, अपने लाडले को मुआफ़ नहीं करेंगी मेरी प्यारी मासा? आतिश इनके करीब आते ही इनका हाथ थाम कर प्यार भरे अंदाज में बोला। चल, ज़्यादा मक्खन ना लगा, हट पीछे। निकाह करते वक्त माँ की याद नहीं आई, इस पे प्यार नहीं आया। अपनी मन मानिया करने के बाद चला आया मुना उठाकर। मासा का बच्चा, वो गसीली आवाज़ में कटीली नज़रों से इसे घूरते हुए बोले। कितनी ख्वाहिश थी मेरी अपने बेटों की शादी की, बड़ा खुद ही कराया, दूसरे की बाहर से ही निपटाकर बहू मेरे मथे मार दी। सोचा था तेरी शादी पे सारे अरमान निकालूंगी, मेरे सारे अरमानों पे पानी फेर कर मुआफ़ी मांगने आ गया। इनका गुस्सा किसी तौर कम नहीं हो रहा था। आतिश बलूह चुपचाप सुनता रहा। इसे पता था कि वो दिल की बहुत अच्छी हैं, मान जाएंगी, मगर कुछ वक्त लगेगा। मासा, आपकी ख्वाहिश मैं पूरी कर देता हूँ। हाथ बलूच अकब से सामने आकर मुस्कुराते हुए ऊपर खड़ी हादिया की तरफ देखकर शरारत आमेज़ अंदाज में बोला। वो कैसे? इन्होंने हैरत अंगेज़ नज़रों से इसे देखते हुए पूछा। मासा, मेरी धूमधाम से दोबारा शादी करवा दें, वो दांतों की नुमाइश करते हुए बोला। मासा, अपने बेटे को समझा लें, अगर इसने दोबारा ऐसा कुछ किया तो मैं इसकी और अपनी जान ले लूँगी। वो गसीली करख्त आवाज़ में धमकी आमेज़ अंदाज में बोली। तू फिक्र न कर, मेरे सभी बेटे बीवियों के ग़ुलाम हैं, 24 घंटे इनके पल्लों से लटके रहते हैं। बहला इनमें इतनी हिम्मत कहाँ दूसरी ले आएं? जरिश बलूह की बात पे हादिया के तने हुए एसाब ढीले पड़े। हम अपने बाबा साएं पे गए हैं, जौरों के ग़ुलाम। हाद ने शरारती अंदाज में कहा तो जरिश बलूह ने इसे घुरी डाली। हादिया, बच्चे जल्दी आओ, दरबार से वापसी के बाद आज की तकरीब की तैयारी भी करनी है।
हादिया हाथ की तरफ काटदार निगाहों से देखकर, जहां इसकी नन्ही परियों के रोने की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। माँ सा अपनी नई बहू को प्यार और अपनी दुआएं नहीं देंगी, आतिश बलूह ने ज़रिश बलूह से कहा तो इन्होंने एक अचटती हुई नज़र आतिश बलूह की औट में छुपी हुई सस्सी की तरफ देखा। फिरोज़ी और पर्पल इम्तिजाज का फ़राक और चूड़ीदार पाजामे पहने सर पे शिफॉन का डबल शीडेड दुपट्टा सलीके से ओढ़े, नज़रें झुकाए अंगलियों को मरोड़ते हुए इन्हें वो पहले से बहुत बदली बदली और अच्छी लगी, मगर अभी इनका इसे इतनी जल्दी अपनाने का कोई इरादा नहीं था। इधर आओ, इन्होंने सपाट अंदाज में कहा तो सस्सी हनूज सर झुकाए लरजती हुई छोटे छोटे कदम उठाते हुए इनके करीब गई। मेरे बेटे को खुश रखना और ख़ुद भी। वो नरूठेपन से इसके सर पे हाथ रखकर बोली। इनकी दुआ में भी अपने बेटे के लिए प्यार छलक रहा था कि अगर वह इसे अपना रही हैं तो सिर्फ अपने बेटे आतिश की वजह से। चलो तुम लोग भी दरबार दिया जलाओ, चल कर। वो आतिश की तरफ देखकर बोलें तो उसने इस बात में सर हिलाया। वो सब तैयार हुए, मिलकर हवेली से मज़ार की तरफ रवाना हुए। आतिश बलूह ड्राइविंग सेट पर बैठा था, तब इसके मोबाइल पे रिंग हुई। जी भाई, उसने स्टीयरिंग पे एक हाथ जमाए दूसरे से काल रिसीव की। मज़ार पे पहुंचूं सब, दूसरी जानिब से यारम बलूह की गंभीर आवाज़ सुनाई दी। जी भाई, हम सब वहीं के लिए निकल आए हैं, बस पहुंचने वाले हैं, कहकर उसने काल काट दी। किसका फ़ोन था? हाथ बलूच ने सवालिया लहजे में पूछा। भाई सा का था, मज़ार पे बुला रहे हैं। वो क्यों? हाथ बलूच ज़ेरे लब बड़बड़ाया। आतिश बलूच भी ड्राइविंग के दौरान सोच में पड़ गया, फिर स्पीड बढ़ा दी। वो तपते हुए सहरा में इसके हाथों को रस्सियों से बांधे, घोड़े पे बैठे इसे घसीटते हुए ले आ रहा था। सरदार गुल खां इसके हाथ में पकड़ी रस्सी की वजह से घसीटता चला जा रहा था। इसका जिस्म जख्मों से चूर था, वो गर्म रेत पे घसीटते हुए तड़प रहा था, मगर यारम बलूच इसकी आह व बका को खातिर में लाए बिना घोड़े की रफ्तार मज़ीद बढ़ा चुका था। उसने शाह साहिब के दरबार के पास लाकर घोड़े की लगाम खींच ली तो घोड़ा वहीं रुक गया। उसने रास्ते में हाथ बलूच और आतिश बलूच को काल कर दी थी। दरबार के सामने ही शाह साहिब, हाथ बलूह, आतिश बलूह, ज़रिश बलूह, हादिया, सस्सी और सरदार दिलावर बलूह के साथ साथ कोट के सभी लोग मौजूद थे जो आज उर्स की वजह से इकट्ठा हुए थे। इन्होंने हैरत ज़दा नज़रों से सरदार यारम बलूच को सरदार गुल खां को घसीट कर यहाँ लाते देखा और चे मैगइयों में एक दूसरे से मामले की बाबत पूछने लगे, मगर सभी ने न जानते हुए शाने उचकाए शाह साहिब दिलावर बलूच, या देखो सरदार यारम बलूच तुम्हारे सरपंचों में से एक मुझे कैसे लेकर आया है। यहाँ इसने मेरे बेटे को मार दिया और देखो मेरे साथ किया सुलूक कर रहा है। वो सारे मजमे को देखकर शातिराना अंदाज में चाल चलते हुए पानसा पलट गया और नज़र चुराकर यारम बलूच की तरफ एक तंजिया मुस्कुराहट उछाली। तुम्हारे इस सरदार ने अपने ही मुंशी का कत्ल कर दिया। मेरी इन गुनाहगार आँखों के सामने वो गमज़दा लहजे में सबसे गव्या हुआ। या तुम लोगों के सामने मुझे जलील करने लाया था, मगर मैंने तुम सबको इसकी असलियत बता दी है। दिलावर बलूच, निकालो बंदूक और ख़त्म कर दो इस खूनी भीड़िए सरदार यारम बलूह को, वरना यह खूनी वहशी दरिंदा न जाने और कितनी बेकसूर लाशें गिरा देगा। वो दिलावर बलूह को इश्तियाल दिलाने लगा। तभी यारम बलूच ने तीखे चतौनों से इसे घूरते हुए अपने मोबाइल से रिकॉर्डिंग निकाली और ऊंची आवाज़ में लगाई, जिसमें मुंशी और सरदार गुल खां अपने अपने जुर्म का एतराफ़ कर रहे थे। सब गांव वालों के साथ सब घर वाले भी भौंचक्का रह गए। इतने सारे इंकशाफात से पर्दा उठते देखकर सब फ़ख्र निगाहों से सरदार गुल खां को देख रहे थे, जिसके चेहरे पे ज़रा भी शर्मिंदगी का नाम व निशान तक न था। या झूठ बोल रहा है, न जाने किसकी आवाज़ है। यह मैं नहीं हूँ, दिलावर बलूच। वो अपनी ज़ख्मी टांगों से घसीटते हुए दिलावर बलूह तक पहुँच कर बोला। बकवास बंद कर गुल खां। दिलावर बलूच नीचे झुककर इसका कालर झंझोड़ कर फुनकारा। तूने जान ली मेरी बीवी अनाया की, मेरे बहनों की, मैं तुझे जान से मार दूंगा। सरदार दिलावर बलूच ने एक जानदार घूंसा इसके मुना पे जड़ दिया। आतिश बलूच और हाथ बलूच जो कब से अपने आप को काबू में किए हुए थे, इनके भी सब्र का पैमाना छलका और वो दोनों भी सुरत जारिहाना तियरों समेत सरदार गुल खां की तरफ बढ़े। तूने मारा मेरे बाबा साएं को, बोल। वो गुराया। हाँ मैंने, मुझे मुआफ। वो तड़पते हुए चीखा।
आतिश बलूच ने इसके पास पहुंचते ही एक जानदार लात इसके सीने पे रसीद की। वो बल खा कर लहराता हुआ दूर जा गिरा। हाथ बलूच ने दूसरी जानिब से आकर इसका जबड़ा दबूज लिया, फिर इसकी कनपटी पे इतनी ज़ोरदार तरीके से पंच मारा कि इसका दिमाग सनसना उठ। जरिश बलूच की आंखों में पहले हैरत थी, मगर अब आंसू जारी हो गए। आज इनके शरीके हयात के कातिल का पता चल गया था। शाह साहिब मुझे बचा लें, इनसे मैं मानता हूँ मैं कातिल हूँ, खूनी हूँ, दरिंदा हूँ, मैंने तमाम कबीलों पे हुकूमत करने के लिए सब किया, खुदा के लिए मुझे मुआफ़ कर दें, मुझे बचा लें। इनसे वो मिन्नत बहरे अंदाज में बोला। अल्लाहु अकबर इन्होंने कहते हुए अपना रुख फेर लिया। सरदार गुल खां, समझ तेरा आखिरी वक्त आन पहुँचा है। शाह साहिब जैसे नेक इंसान के दिल में भी तेरे गुनाहों की कोई मुआफ़ी नहीं। इन्होंने तुझसे मुना मोड़ लिया तो समझ आज ज़िंदगी ने भी तुझसे मुना मोड़ लिया। यारम बलूच ने गर्जदार आवाज़ में कहा। हाद और आतिश बलूच से मार खाकर वो अधमुआसा हो कर तपती हुई रेत पे फड़फड़ा रहा था। मौत के लिए भीख मांग रहा था, क्योंकि इसे पता चल चुका था कि जिंदा तो वो इसे अब किसी सूरत रहने नहीं देंगे। तभी इसकी आखिरी ख्वाहिश समझकर यारम बलूच ने इस पर रहम किया और अपने घोड़े का रुख इसकी तरफ किया। इसका घोड़ा भी इसकी तरह मास्टरमाइंड था, जो अपने मालिक का हर अंदाज बखूबी समझता था। सरदार यारम बलूच घोड़े को तेज़ी से दौड़ाते हुए इसके करीब आया और घोड़े ने अपने पाँव पूरी कुव्वत से सरदार गुल खां के सीने पे मारे कि इसका रुका हुआ आखिरी दम भी निकल गया और इसकी आँखों की पुतलियाँ हमेशा हमेशा के लिए साकित रह गईं। यारम बलूच अपने घोड़े की पीठ को प्यार से सहलाते हुए छलांग लगा कर नीचे उतरा। सब जहाँ खड़े थे वहीं साकित खड़े रह गए। शाह साहिब, आज के बाद हमारे कबीलों में कभी गोली नहीं चलेगी। आज से चारों तरफ सिर्फ अमन और मोहब्बत के फूल खिलेंगे। यारम बलूच ने आगे बढ़कर कहा। शाह साहिब ने भी हल्का सा सर इस बात में हिलाया और धीमा सा मुस्कराए। आमीन। शाह साहिब ने दुआया अंदाज में हाथ बुलंद करके कहा तो दरबार के अहाते में मौजूद तमाम लोगों ने इनकी तकलीद में हाथ उठाते हुए सुम्मा आमीन कहकर हाथ मुना पे फिरे। अगला पार्ट इंशाअल्लाह कल अपलोड कर दिया जाएगा। अगर आज की एपिसोड आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।